हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स से मैं आपको 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी टीजीटी। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड एज को एंजाइम। पहले आप समझो एंजाइम क्या होती है। स्टूडेंट्स, एंजाइम होती है जो जितनी भी आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उनके एक्टिविटी को, उनके रेट को क्या करता है, ये फास्ट करता है, उसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। पहला पार्ट है आपका प्रोटीनेशियस पार्ट, दूसरा होता है आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। जो प्रोटीनेशियस पार्ट है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एपो एंजाइम। ठीक है। और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको बोलते हैं को एंजाइम। ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज पता लग गया होगा कि एंजाइम जो प्रोटीन से तो बना ही बना होता है, जिस पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम। साथ ही में जो एंजाइम को एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जरूरत होती है वो होती है को एंजाइम की। इसके अंदर को फैक्टर भी हो सकता है, वो आपका प्रोस्थेटिक को फैक्टर भी हो सकता है। प्रोस्थेटिक मतलब कि जो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है। बहुत सारे आयंस भी हो सकते हैं लाइक मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह, कैल्शियम, जो कि इन एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करता है। सो आपका जो क्वेश्चन था कि ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलो जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो मैंने बोल दिया उसको बोलते हैं को एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ आर, कि डीएनए आरएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब आपने समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैं आपको टू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं हर एक वीडियो में। एक होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक होता है मेमोरी बेस्ड। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको साथ साथ बताते जाता हूं, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूं। और जो मेमोरी बेस्ड है, जो कि मैं लास्ट में कवर करता हूं, वो जस्ट मैं रीड आउट करके आपको आंसर बता के जो फॉरवर्ड करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। ये मैंने क्वेश्चन कवर किए, कुछ एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया हुआ है, जो मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, कि मैं आपको जो 40 डेज के अंदर सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। कितने दिन के अंदर? 40 दिन के अंदर। मेरे को 6 से 8 दिन हो गए और मैंने आपके जो है 8 से 9 लेक्चर जो है कवर करा दिए 11th बायोलॉजी के। फिर मैं आगे करके जो 12th बायोलॉजी कवर कराऊंगा। जितना भी आपका पीजीटी, टीजीटी, टेट, सीटेट में सिलेबस पूछा जाता है सारा मैं वो कवर करा दूंगा। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आपका न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स पेंटो शुगर से बना होता है, प्लस नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। ठीक है। पेंटो शुगर आपका राइबोज भी हो सकता है। जो आपका राइबोज है वो कहाँ होता है? वो होता है आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज है वो कहाँ होता है? वो होता है डीएनए में। ये आपका पेंटो शुगर है। ठीक है। और ये होता है आरएनए में। इतना आपको पता लग गया है। और फॉस्फेट ग्रुप आपका जो है वो दोनों में पाया जाता है, डीएनए एज वेल एज आरएनए में। अब बात आती है नाइट्रोजनस बेस की, कि इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं। देखो, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्यूरिन, अगर आपने सुना होगा, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडीन। ओके स्टूडेंट्स, फिर प्यूरिन के अंदर आते हैं आपके एडेनिन प्लस ग्वाइनिन, और पायरिमिडीन के अंदर आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब इससे आप क्वेश्चन देखो कि प्यूरिन आपके कितने होते हैं? 2, एडेनिन और ग्वाइनिन। और ये कैसे होते हैं? ये डबल रिंग होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। ये कैसे होते हैं? डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और पायरिमिडीन के अंदर जो 3 बेस होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। फिर डीएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए में आपका एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। और आरएनए में थाइमिन की जगह जो है वो यूरासिल होता है। ये आपने मेजर डिफरेंस याद रखना है। फिर इनके बीच बॉन्डिंग कैसी होती है? एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। और आरएनए के बीच जो है यूरासिल होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और साइटोसिन और ग्वाइनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है यहाँ पे, और ये थोड़ा वीक बॉन्डिंग होती है। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखने हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एनाबॉलिज्म।
स्टूडेंट जो ये एनाबॉलिज्म है, जो आपका लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है, मैंने आपको कराया हुआ है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। फिलहाल आप वो छोड़ो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। मतलब कि फूड को सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब भी फूड सिंथेसाइज होता है उस पे एनर्जी यूज होती है, यानी एनर्जी यूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो उसी प्रोसेस को तब बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। और जैसे कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक। ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम दैट एक्ट एज ए कैटालिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और सेकंड यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपेरेंट एक्सेप्शन टू बी दिस बायोलॉजिकल ट्रूथ। देखो सारे एंजाइम्स जो प्रोटीन होती है, बट एक एक्सेप्शन रहती है यहाँ पे, वो रहती है राइबोजाइम की। राइबोजाइम में प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं होता है। मैंने आपको बोला था ना कि एंजाइम जो है दो पार्ट से बना होता है, एक प्रोटीनेशियस पार्ट्स और दूसरा आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स। सो राइबोजाइम एक ऐसी एंजाइम है, इकलौती एंजाइम है जिसमें प्रोटीनेशियस पार्ट्स यानी एपो एंजाइम नहीं होता है। सो ये इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है आपका ड्राई सीड्स कैन एंड्योर हाई टेम्परेचर देन द जर्मिनेटिंग सीड्स बिकॉज, क्यों? हाइड्रेशन मेक्स द एंजाइम मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। देखो सिंपल सी बात है, ड्राई सीड्स जो है, क्यों क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन समझो आप। ड्राई सीड्स कैन एंड्योर हाई टेम्परेचर देन द जर्मिनेटिंग सीड। क्यों? ऐसा क्यों है? देखो ड्राई सीड क्या होते हैं आपके? ड्राई सीड जो मरे हुए सीड है, यानी क्वेश्चन स्टेज में चले गए आपके, वो मतलब कि डेड सेल है, लगभग कैसे वो डेड हो गया है, वो पक गया है, ऐसे डेड सेल हो गया है। तो उसमें जो है वो हाइड्रेशन कम होगी, वाटर का यूटिलाइज कम होगा। पहले मैं आपको ये, आप थ्योरी पढ़ो यहाँ पे कि ड्राई सीड्स आर इन ए स्टेट ऑफ क्वेश्चंस, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कंसिक्वेंटली कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नेग्लिजिबल। यानी आपका साथ साथ समझना आप कि वो क्वेश्चन स्टेज में होता है, उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है और अदर एक्टिविटी वो कैसी है? वो नेग्लिजिबल है, जीरो के समान है। हाइड्रेशन ड्यू टू इम्बिबिशन ऑफ वाटर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन एंड इनिशिएट एक्टिव मेटाबॉलिज्म इन सीड। सीड में क्या होता है कि जो हाइड्रेशन होती है ना, मतलब वाटर की अपटेक होता है, वो पहली स्टेज होती है। वाटर को एब्जॉर्ब करने का पहली स्टेज होता है, वो होता है इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि वाटर का एब्जॉर्ब होना, वो पहली स्टेज है किसकी? जर्मिनेशन ऑफ सीड की। ओनली आफ्टर हाइड्रेशन एंजाइम्स आर फुली एक्टिव। जैसे ही हाइड्रेशन हो जाती है, वाटर इनटेक हो जाता है, एंजाइम जो फुली एक्टिवेट हो जाती है। Hence, hydration makes them sensitive to change in temperature, pH, chemical, etc. like any other living entity. So the correct answer क्या है आपका? Hydration make the enzyme more sensitive to temperature। यही जो है हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ड्राई सीड्स में जो है हाइड्रेशन नहीं होती है, इसलिए उतना सेंसिटिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू जर्मिनेटिंग सीड्स जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन होती है तो उसमें टेम्परेचर का रोल बहुत रहता है, pH का रोल जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा as temperature change from 3 degree Celsius to 45 degree Celsius, rate of enzyme activity will be increase and decrease। अच्छा क्वेश्चन है, आपने समझना है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर जो 3 से 45 बढ़ा दिया जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसी रहेगी। देखो पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो हाईएस्ट कब होती है? वो होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। मतलब कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक मतलब बिल्कुल लगभग जो है अच्छा टेम्परेचर हो, लाइक 20 से 30 की ओर, वहाँ पे जो है एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होती है। अब अगर एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ही लो हो, यानी 3 डिग्री सेल्सियस हो, तो वहाँ पे जो है क्या होती है? स्टार्टिंग में जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, कैसी होती है? डिक्रीज होती है। मान लो 3 डिग्री सेल्सियस है तो एंजाइम कैसे होगी? इनएक्टिव होगी, फ्रीज फॉर्म में होगी। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे एंजाइम 10 डिग्री पे पहुंची, सॉरी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, 15 पे पहुंचा, 20 पे पहुंचा, 25 पे पहुंचा, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है? स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 30 पे पहुंचा, ठीक है। अब जैसे ही जो है टेम्परेचर 35 पे 40 पे चला गया, 45 पे चला गया,
तो एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो गया, वो टूट गया तो एक्टिविटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या आएगा आपका, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। पहले जो है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 3 से ऊपर की ओर तो एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वो एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ओके, द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस which can withstand environmental extremes and cannot be degraded by an enzyme, कि भाई ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है सीड वगैरह को, तो वो होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कैसा होता है, जो कि आपका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से प्लांट की एक्टिविटी को बचाता है, एक नॉर्मल वे में चलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द मैक्सिमम अमाउंट, अगर प्लांट की बात करें, थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात करें तो रूबिस्को पाई जाती है। यहाँ पे रूबिस्को के 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ठीक है, जो कि आपका ये अगर देखा जाए ये 16 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो स्मॉल सब यूनिट जो है 8 होते हैं, लार्ज भी 8 होते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना होगा, वो हम आगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव हीट ऑन एंजाइम फंक्शन इज, क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला ना कि एंजाइम जो डीनेचर हो जाती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए एंजाइम डीनेचर हो जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 3D स्ट्रक्चर जो है एंजाइम की शेप वो चेंज हो जाएगी। विच प्रोटीन हेल्प्स इन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो भी आपका वो चैपेरोन्स होता है, चैपेरोन के फॉर्म में जो ऐसी प्रोटीन होती है जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए हेल्पफुल होती है ये, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चैपेरोन में भी कौन सा होता है, हीट शॉक प्रोटीन 70 मोस्ट चैपेरोन जो है यूज होता है प्रोटीन की फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एन एंटीकोगुलेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉमनली प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज हिपेरिन, जो एंटीकोगुलेंट होता है ना, जो कोगुलेशन को रोकता है, ठीक है, ब्लड के खून को जमने से बचाता है, वो होता है हिपेरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, आपका वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका बी कॉम्प्लेक्स है। एक आपने ट्रिक याद रखना कि अड़के, ADKE अड़के, जो ये अड़के विटामिन है ये कैसी है, ये है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, कैसी है, सारी जो सॉरी फैट सॉल्युबल है, ये सारी ये फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा जो बची विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी वो कैसी है, वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम, कैल्शियम, यूरिया, पैक्टिन एंड पोटाशियम। फिर आपका ऑप्शन है सोडियम, यूरिया एंड पैक्टिन आर ऑर्गेनिक है, रेस्ट ऑल आर इनऑर्गेनिक है। सिंपल सी बात है कि जो आपका कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये तीनों कैसे है, इनऑर्गेनिक है, और जो आपका यूरिया है और पैक्टिन है ये ऑर्गेनिक है। एंजाइम कैसे होती है, मैक्सिमम जो प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सेप्शन बताओ, वो कौन सी थी, वो थी राइबोजाइम, मैंने आपको बता दिया डिटेल में। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, मैंने पहले ही बता दिया आपका, ये बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, कैटालाइज करता है, उनको एक्टिविटी को फास्ट करता है, ये सारा काम रहता है एंजाइम का। हीट कॉज द प्रोटीन टू डीनेचर, मैंने ये भी बता दिया आपको। द प्लांट प्रोटीनेशियस और एंडोपेप्टिडेज एंजाइम, ये है आपकी पेपेन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एंडोपेप्टिडेज और प्लांट प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सी आपकी, पेपेन है। थायमिन क्या है, एक विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो थायमिन बोलते हैं उनको। मोस्ट कॉमन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन काउ मिल्क आर, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है काउ मिल्क में, कौन सी, कैसीन और लैक्टोज। आपने देखा होगा कि दूध से दही जब बनती है वो कैसीन जो प्रोटीन है आपकी, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। पहले इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जब ये दूध में होता है दूध के फॉर्म में लीनियर होता है। अब जैसे ही ये अल्टर होगा, ये टूटेगा तो ये ग्लोबुलर बनाएगा, ठीक है, कैसा बनाएगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। ग्लोबुलर क्या होगा, ये लीनियर है, ग्लोबुलर कॉम्प्लेक्स होगा आपका, बिल्कुल इस तरह से होगा, तो दूध लिक्विड होगा और दही जो है थोड़ा वो जम जैसी जाएगी, इस तरह से होती है। डिटेल कंसेप्ट मैंने ये अपने वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हाउ टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, इस तरह से आपने सर्च करना बाय विनोद लर्निंग हब, आपको डिटेल में मिल जाएगा प्रोसेस। एंजाइम दैट कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स, जो मतलब थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करता है उसको बोलते हैं आइसोमेरेसिस एंजाइम। नाइट्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, हमेशा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है जिसमें वो मेजर रूप से पाया जाता है, वो होता है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, आपका जो डाइजेशन है वो कैसा है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और जो फोटोसिंथेसिस है आपका वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कोलेजन कैसा है आपका, ये एक स्क्लेरोप्रोटीन है।
स्क्लेरोप्रोटीन क्या होती है? एक वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है दैट अकर इन हार्ड पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। कोएगेबिलिटी इज अब्सेंट बट कन्वर्जन टू जेलेटिन कैन अकर। देखो जितने भी आपके बाल होते हैं ना, बाल में आपकी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन, फाइब्रिन, कॉन्ड्रोइटिन, ये सारे प्रोटीन में जो इनका जो मेजर कंस्टेंट होता है वो होता है स्क्लेरोप्रोटीन। ये सारी स्क्लेरोप्रोटीन से बनी होती है। जितनी भी हार्ड प्रोटीन होती है आपकी जो इजीली डीनेचर नहीं हो सकती है, जैसे मान लो आपने गर्म पानी लिया और गर्म पानी आप अपने बालों में डाल दिया, तो अगर ये प्रोटीन इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होती तो आपके बाल एक दिन में सारे के सारे झड़ जाते। बट ऐसा नहीं होता है, एक केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये डीनेचर नहीं होती है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वेरिएबल पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज बेस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, बेस आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि चेंज होता रहता है। कभी आपका ए जो है एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाएगा और आरएनए के केस में यही आपका यूरेसिल के साथ बनाएगा। कभी ग्वाइनिन जो है ये साइटोसिन बनाएगा, कभी साइटोसिन जो है वो ग्वाइनिन के साथ बनाएगा, ठीक है। कभी थाइमिन जो है आपका वो एडेनिन के साथ बनाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये जो बेस जो है वेरिएबल होते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज रेस्पिरेशन, यानी कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन। एक बार आप जो हो द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर जरूर देखना, उसमें मैंने 100 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और मेटाबॉलिज्म को डिटेल में बताया हुआ है। विच वन हैज मोर फ्री एनर्जी? ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, मानो कि ये सबस्ट्रेट है जिसपे एंजाइम हमने जोड़ दिया, एंजाइम ने काम कर दिया। पहले आप मानो कि ये एक मिनट, ये थोड़ा तरीका सही नहीं है, मैं आपको और सिंपल समझाता हूँ। मानो ये सबस्ट्रेट है जहाँ पे एंजाइम बाइंड होती है, अब इसने बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट है, इसने बनाना है प्रोडक्ट। या आप मानो इधर आपका ईस्ट है, इसने बनाना है अल्कोहल, ठीक है। यानी ये सबस्ट्रेट है, ईस्ट तो क्या मतलब इसमें जो अदर सबस्ट्रेट क्या होते हैं आपके सड़े फड़े फ्रूट वो सबस्ट्रेट होते हैं और ईस्ट एक एंजाइम डलती है, यानी आपका सड़े फड़े फ्रूट जो है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसने बनाना है अल्कोहल। तो जब ये नॉर्मल चलेगा बिना एंजाइम के प्रोसेस से, एक इस तरह से एक प्रोसेस आएगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जो है इस तरह से ये चलेगा, बहुत स्लो चलेगा प्रोसेस। मान लो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम 100 दिन भी लग सकते हैं, 1000 दिन भी लग सकते हैं अगर एंजाइम काम ना करे। अगर हम इसी सबस्ट्रेट में एंजाइम डाल दे तो ये एकदम से जो है वो फास्ट कर देगा, यानी जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है इसको बिल्कुल कम कर देगा। ये रहता है एंजाइम का फंक्शन। फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है ये होता है अनस्टेबल, मतलब कि 50% ये दोबारा जो है वो सबस्ट्रेट भी बना सकता है और 50% चांस है कि यहाँ से ये प्रोडक्ट भी बना सकता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, ये इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। सो कौन सा आपका प्रोसेस है वो अनस्टेबल होता है? वो होता है आपका जिसके पास फ्री एनर्जी होती है, अनस्टेबल होता है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए वाज कैरिड आउट बाय द कॉर्नवर्ग। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए भी पड़ती है और बोन को बनाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। डिफरेंस अमॉन्ग स्पीशीज इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इट्स प्रोटीन कंपोनेंट। में डिफरेंस होगा तो स्पीशीज में भी डिफरेंस होता है। आपको पता है कि प्रोटीन कितनी होती है, वो 20 स्टैंडर्ड प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पे। जैसे आपका ग्लाइसिन वगैरह होगी ना, ग्लाइसिन, एलानिन, बहुत सारी प्रोटीन है, मिथ्योनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, बहुत सारी प्रोटीन है, फिनाइल एलानिन। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन वाला पोर्शन पढ़ेंगे डिटेल में। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम। ईच एंजाइम कैन कैटालाइज ए नंबर ऑफ सिमिलर रिएक्शन। नहीं, ईच एंजाइम जो सिमिलर रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म सुना होगा, ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। यानी जो आपका की है, वो क्या है? वो एंजाइम है, और जो लॉक है वो क्या है? सबस्ट्रेट है। तो जो ये एंजाइम है सिर्फ इसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा जो इसका लॉक होगा। अगर कोई दूसरा लॉक होगा या दूसरे लॉक में कोई एंजाइम फिट नहीं हो पाएगी, यानी दूसरे लॉक में ना तो कोई दूसरी चाबी लगेगी और ना ही कोई सेम चाबी जो है हर किसी दूसरे लॉक में नहीं लगेगी। मतलब एक एंजाइम जो है सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए है, यानी एक की जो है वो एक लॉक के लिए है। तो इसीलिए ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है कि ईच एंजाइम कैन कैटालाइज द नंबर ऑफ बहुत सारे रिएक्शन, ये गलत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स
एसोसिएटेड विद प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटीनेशियस मटेरियल ऑफ द नाइट्रोजन। पहले मैंने बोल दिया आपको शुगर एंड एमिनो एसिड आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। फिर जो आगे जैसे आपका प्रोटीन बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, वो कैसे है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल सेल्स। आपका आरएनए जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आरएनए की 3 फॉर्म होती है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये आपके 3 टाइप के आरएनए। जो आपका ये आरआरएनए ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है, यानी सेल के बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एमआरएनए टीआरएनए जो है वो साइटोसोल में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल में। विच एंजाइम शो ग्रेटेस्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सुक्रेज आपने याद रखना कि इसके पास जो है वो स्पेसिफिसिटी जो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बहुत स्पेसिफिक होती है ये एंजाइम सबसे ज़्यादा। विच ऑफ दी फॉलोइंग कोएंजाइम इज डेरिवेटिव ऑफ पैंथोटेनिक एसिड एंड विटामिन B5 का जो कोएंजाइम है वो क्या है, कोएंजाइम ए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉपर नेसेसरी एसोसिएटेड इज एन एक्टिवेटर। कॉपर से जो कॉपर में इसमें कोफैक्टर, कॉपर जो है एज ए कोफैक्टर यूज होता है, वो किसमें होता है, वो होता है टायरोसिनेज एंजाइम में, ये आपने याद रखना है। एंजाइम्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर फॉर्म आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम। जो ये एलोस्टेरिक एंजाइम होती है ना, इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होती है। एक जहाँ पे वो एंजाइम बाइंड कर सके, सबस्ट्रेट बाइंड कर सके, इसके पास एक एक्स्ट्रा साइड होती है जहाँ पे अदर सबस्ट्रेट या अदर एंजाइम भी बाइंड कर सकती है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता है। द केमिकल नेचर ऑफ क्रोमेटिन कैसा होता है, क्रोमेटिन एक न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, हिस्टोन से, प्लस उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम पस सेल्स बाय फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज बाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट गोज टू, सभी में आपका साइटोक्रोम, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में। फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल किंगडम इज कार्बोनिक एनाइड्रेज, जो फास्टेस्ट एंजाइम है पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन इज कैसीन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड आर 5। कौन कौन से आपके, मैंने बताया आपको ना, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है आपका, वो डीएनए से एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए ये होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम होती है इसमें आरएनए पॉलीमरेज। और एमआरएनए से डीएनए बनाना, उसमें उसको प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम होती है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर। टीआरएनए के पास होती है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा होगा इस तरह से ये एंटीकोडन लूप होता है, उसके पास ये डी साइंसिव लूप होता है, ये टी साइंसिव लूप होता है, इस तरह से टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। इन विच प्रोसेस अंडर मेटाबॉलिज्म एनर्जी इज लिबरेटेड बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म। मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन मैंने आपको वहीं बताया था। ये लो कैलोरिक स्वीटनर प्रोटीन यूज्ड बाय द पीपल ऑफ वेस्ट अफ्रीका इज, ये थोड़ा मतलब जीके टाइप क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, जो कि बायोलॉजी से रिलेट करता है। सो लो कैलोरिक स्वीटनर प्रोटीन कौन सी है आपकी और कहाँ यूज़ की जाती है, वो कि वो ब्राज़ील है आपकी, और कहाँ पे की जाती है, वो वेस्ट अफ्रीका में वो प्रोटीन यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अगर हमारा चैप्टर रहेगा सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, इस तरह से जैसे आपका 11th का सिलेबस है उस तरह से मैं आपको कवर कराता रहूँगा डिटेल में, और 40 दिन में जो है पूरा जो आपका चैप्टर में पूरा ये सिलेबस है पीजीटी टीजीटी का ओवर करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।